origin of quantum mechanics. डिफरेंट बुक्स आप लोग इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग पढ़े होंगे हो सकता है, ठीक है। जो भी बुक पढ़ेंगे तो ये जो आपको मैंने टॉपिक का नेम लिखा है, सम बुक में ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर भी नेम हो सकता है। उसी में आप क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर चेक करेंगे और सक्सेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चेक करेंगे, तो डिफरेंट नेम हो सकते हैं टॉपिक के। इसी में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन भी एक साथ में आ जाएगा। इसमें आपको कंफर्म होगा कि कोई पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आप रेडिएशन का वेव नेचर ले रहे हैं या पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, और किस कंसेप्ट से, किस थ्योरी से वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो रहा है। कोई भी जो पॉपुलर थ्योरी है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगी, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पे को जब वो फुलफिल नहीं करेगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से वो फुलफिल नहीं होगी, तब हमें किसी न्यू थ्योरी की, न्यू इंस्ट्रूमेंट की, न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल फिनोमेना को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन ही नहीं होता। हम क्वांटम मैकेनिक्स से जाते ही नहीं, हमें न्यू थ्योरी सर्च ही नहीं होती। तो इन एनी केसेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स। तो साथ में ही आपको ये यहाँ पे इंक्लूड होगा, ओरिजिन कहाँ से हुआ, जब क्लासिकल मैकेनिक्स हम फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो वेरियस फिनोमेना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ये भी क्वांटम मैकेनिकली करेक्टली एक्सप्लेन होता है। जीमन इफेक्ट, और भी फिनोमेना है, ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स में जितने फिनोमेना पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं होते हैं, उनमें क्वांटम मैकेनिक्स से आपको रिक्वायरमेंट। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जब 20 फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की आपको सब्स्टिट्यूट चाहिएगा, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। देखो मैंने यहाँ पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग, सम आपको फिनोमेना के नेम सजेस्ट करने थे, नोट हो गए। जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फर्स्ट फिनोमेना होगा इन एडीकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को कंपेयर करने के लिए, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन फर्स्ट फिनोमेना वहाँ पे यूज किया होगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं इस कोचिंग में 2007 से पढ़ा रहा हूँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों टॉपिक में पढ़ाता हूँ, तो मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस कर देता हूँ, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। इसलिए मैं इन एडीकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करूँगा। तो डिस्कस करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect, the ejection of electrons from the surface of the matter on irradiating it is called photoelectric effect. And the ejected electrons are called photoelectrons. देखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लोगों ने अब तक डिफरेंट फिनोमेना पढ़े होंगे, आप इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक आपने फिनोमेना पढ़ा होगा थर्मो आयनिक इमिशन, एक आपने फील्ड इमिशन पढ़ा होगा जिसका आप फोटो डायोड्स में एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने फोटो डायोड पढ़ा होगा, वहाँ पे एक फील्ड इमिशन का कंसेप्ट आता है, एक थर्मोआयनिक इमिशन और एक यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन या इमिशन हो रहा है, बट वहाँ पे इजेक्शन का रीजन क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। थर्मोआयनिक इमिशन में अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होगा वो थर्मोआयनिक इमिशन होगा। अब आपने कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड
में आपने ये फोटो एमिसिव सरफेस रख दिया, जिससे आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे वो मटेरियल रख दिया, ठीक है। तो दैट फील्ड अगर सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग है तो वो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकता है। बट यहाँ पे जो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करना है, जो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोटो वर्ड से ही कंफर्म हो रहा है कि हम फोटॉन से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसलिए वर्ड है यहाँ पे इफेक्ट में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहीं पर्टिकुलर मटेरियल पे फोटॉन्स इंसिडेंट उसके नेम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसके एप्लीकेशंस आप लोगों सोलर सेल्स, फोटो डायोड्स, सिंटिलेटर, दीज एप्लीकेशंस पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बाकी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी अनदर इफेक्ट में हो रहा है या किसी अनदर फिनोमेना में हो रहा है उससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है, उसमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनदर इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल पार्टिकल का मीनिंग क्या है कि उसकी इंट्रिंसिक क्वांटिटी सेम है। अब ये ऐसा हो सकता है कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, साथ में किसी और रीजन से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं, बट आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है, इजेक्ट हुआ है, और कौन किसी अनदर रीजन से इजेक्ट हुआ है। तो जब कोई इवेंट हम पढ़ते हैं, कोई फिनोमेना हम पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे एक से ज्यादा केसेस फिनोमेना का मिक्स रिजल्ट मिले। बट जब हम थियोरेटिकली उसको स्टडी करते हैं, तो जिस फिनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी 100% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं और बाकी को हम एब्सेंट मान के चलते हैं। जब हम थियोरी पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनमें बहुत सारे और भी रीजन्स हो सकते हैं, तो उनको हम एब्सेंट करके चलेंगे, तभी थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ भी कोई और फिनोमेना भी हो सकता है। बट जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बाकी सारे फिनोमेना को एब्सेंट करके चलेंगे, ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे 100% लेके चलेंगे। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। अब इसके सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, कई बार होता है कि हमें किसी थ्योरी को कंफर्म करना है एक्सपेरिमेंट से, हम उस एक्सपेरिमेंट को किए और एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी के कंफर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मिल गए, इट मींस वहाँ पे कोई और एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग रिजल्ट मिल गए। तो कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी पहले आती है, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट कर लें फिर उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया है हेनरी हर्ट्ज ने इन 1887 के अराउंड। ये एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया है। बट अब ये मेरा एक क्वेश्चन है, बाद में पूछ लेना है, आज के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखो अगर मुझसे पढ़ना है तो अपने बताने के बाद अपने हैबिट्स में चेंज करते आइए। मैंने पहले ही बोला कि जिसको पूछना है वो बाद में पूछ ले, इससे पूरी लेक्चर का फ्लो टूट जाता है। बार बार बोलना पड़ता है, सिर्फ डिस्टर्बेंस होता है, पूरा कंसंट्रेशन मेरा भी चेंज होता है, पूरी क्लास का कंसंट्रेशन चेंज होता है। जो मैं बता रहा अभी क्वेश्चन आप जितना पूछेंगे, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिर्फ स्टेटमेंट नोट किया है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कोई मुझसे क्वेश्चन राइज करते हैं तो आप अपनी नॉलेज से कर रहे हैं, मैंने तो उसमें कुछ पढ़ाया नहीं, तो पहले मैं पढ़ा लूं, हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। फिर भी नहीं मिल जाए तो आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूछ लीजिएगा, और ये बार बार ना बोलना पड़े। कहीं मिस्टेक लग रहा है तो बोलिए। हेनरी हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया है। दोनों चीज डिफरेंट है। जो मैं भी बोल रहा था, कई बार हमें पता नहीं होता, उससे भी डाउट क्रिएट होता है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट डिस्कवर हुआ है, वो हर्ट्ज ने डिस्कवर किया है, फिर उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन ने बाय यूजिंग द प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन। तो हेनरी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इफ the frequency of incident radiation if the frequency of incident radiation nu is less than the threshold frequency, मैंने बोथ के नोटेशंस भी नोट कर दिए हैं, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी न्यू और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then there is no ejection of electron. There is no ejection of electrons, whatever the intensity of incident radiation. और इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को मैंने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, तो किसी भी इंटेंसिटी का, पुअर इंटेंसिटी का, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट कर लीजिए, कितने टाइम तक आप इंसिडेंट कर लीजिए, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करते जाएंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये स्टेटमेंट तक, इस पॉइंट तक स्टेटमेंट नोट हो गया।
then there is always ejection of electron. Always ejection of electrons, whatever the intensity of incident radiation. अब फ्रीक्वेंसी को आप लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ लेके जा रहे थे, तो इस कंडीशन में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुआ, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए. अब विद दिस कंडीशन अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए तब उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स depends on frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation and independent of intensity of incident radiation. ये नोटेशन का मीनिंग आपको यहाँ पे बताया हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. There is no detectable time difference. There is no detectable time difference between incidence of radiation and ejection of electrons. यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने डिटेक्टेबल. इट मींस ऐसा नहीं कि टाइम डिफरेंस है, नहीं, टाइम डिफरेंस है, बट दैट इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 to the power -8 or 9 सेकेंड. तो इतने टाइम को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल टाइम डिफरेंस है. जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे इंस्टेंटली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा. तो टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल है. जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि इजेक्ट हुए कि नहीं, आप वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मोशन से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उससे करंट राइज होगा. उस करंट को आप मेजर करेंगे, दैट मींस फोटो करंट को आप मेजर करेंगे. और उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फिर पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे. द फोटो करंट, जो वर्ड यूज किया है मैंने उसको हिंट कर दिया कि फोटो करंट का मीनिंग क्या है, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं उससे जो करंट राइज होगा. द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी of incident radiation and independent of frequency of incident radiation. तो ये 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट किए हैं. अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट्स थियोरेटिकली, ये पहले ही वर्ड लिखा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. ये हर्ट्ज के बाद और भी सम साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. थॉमसन ने भी ये चेक किया है, लेनार्ड है साइंटिस्ट, उन्होंने भी ये चेक किया. तो उन सारे एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो कॉमन पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिए. अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को थियोरेटिकली कंपेयर करना है कि किस पर्टिकुलर थ्योरी से ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन होंगे. दैट टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुए आपके पास पॉपुलर थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स. तो इस पर्टिकुलर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना से हम कंपेयर करेंगे कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता है और क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन होगा. तो पहले चेक करेंगे इसको क्लासिकली, और क्लासिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दीज पॉइंट्स को कंपेयर करने के लिए आपके पास कंसेप्ट्स हैं कि रेडिएशन का सिर्फ आपको वेव नेचर लेना है. और रेडिएशन के वेव नेचर के लिए क्लासिकली आप लोग मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो रेडिएशन क्लासिकली जब आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो फोटोन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा. तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल स्पेसिमेन पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो दैट मींस आप वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये मैंने रे नोट कर दिया. अभी ये रेडिएशन इंसिडेंट शो कर दिया मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे. क्लासिकली ट्रीट करा रहे हैं तो ये रेडिएशन इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसको प्लेन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने मैक्सवेल्स वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा. मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के इनसाइड में
इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस रेडिएशन से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यहाँ पे जब रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो इस मैटर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रेडिएशन से इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब डिफरेंट कांसेप्ट्स आप मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो आप पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये मुझे बार बार ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कांसेप्ट्स पढ़े होंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क, वो कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर टाइम वेरिंग फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन हो सकता है, बट अगर टाइम से इंडिपेंडेंट फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे कोई वर्क नहीं होता है। और ये मैकेनिक्स में एक आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिफोर इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के इनसाइड में बाउंड है, और बाउंड पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इस सरफेस से इजेक्ट नहीं हो सकता। उसको सरफेस के आउटर में लाने के लिए, सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए जिस एनर्जी से वो बाउंड है उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और प्रोवाइड करने के डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे उस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट करा के, रेडिएशन से इंटरेक्ट करा के। तो जो यहाँ पे फोर्स होगा, इस फोर्स से जितना वर्क डन होगा उतना ही सिस्टम की या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। जितनी एनर्जी पहले थी रेडिएशन इंसिडेंट करने से पहले, उसकी एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड होगा, वो सरफेस से आउटर में इजेक्ट हो जाएगा। बट जब तक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, पार्टिकल जितनी बाइंडिंग एनर्जी से बाउंड है सरफेस के इनसाइड में, मटेरियल के इनसाइड में, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही उस पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी से हायर एनर्जी या उतना एनर्जी पार्टिकल को प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में इजेक्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स क्लासिकल के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे। इस फोर्स से, फोर्स मींस यहाँ पे जो रेडिएशन आपने इंसिडेंट किया है उससे चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन में जो इंटरेक्शन है उससे फोर्स राइज हुआ, इस फोर्स से पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और इस एक्सेलरेशन से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। उस काइनेटिक एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब पार्टिकल वहाँ पे आउटर में ऑब्जर्व हो जाएगा। ये इनसाइड में काइनेटिक एनर्जी की मैंने बात किया, जब होने के बाद काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं किया है। इस मटेरियल के इनसाइड में पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, बट वो सरफेस के इनसाइड में बाउंड है। जब उनको रेडिएशन से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा तब वो आउटर में आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी की बात की है वो इजेक्शन के बाद है। अब यहाँ पे ये क्लासिकली आपको मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया, रीजन बता दिया कि कैसे वो पार्टिकल बाहर सरफेस से आउटर में ऑब्जर्व हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कंपेयर करने के लिए इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब इनको हमें चेक करना है कि क्लासिकली क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो करेक्टली एक्सप्लेन होते हैं या नहीं होते हैं। तो वी कंसीडर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्सेज। फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है I1 और सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी है I2। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कंपेयर करने के लिए इस इंटेंसिटी को की एक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर ली, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सेकंड सोर्स के लिए मैंने इंटेंसिटी कंसीडर कर लिया सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जिस सरफेस पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है उस सरफेस के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या इससे हायर एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के आउटर में इजेक्ट होगा, इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। बट इलेक्ट्रॉन को इतना मिनिमम एनर्जी ऑब्जर्व प्रोवाइड करने के लिए इस रेडिएशन को आप कितने टाइम तक इंसिडेंट कराएं। सपोज मैंने बोथ सोर्स जो यहाँ पे कंसीडर किए हैं, बोथ सोर्स में मैंने 10 सेकंड तक रेडिएशन को इंसिडेंट किया, 10 सेकंड तक इंसिडेंट किया। और ये जो सरफेस एरिया है स्पेसिमेन का, वो एरिया भी मैंने सपोज यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस एरिया को कंसीडर कर लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर। अभी जो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको डिस्कस किया था इंटेंसिटी का, तो इस इंटेंसिटी से, एरिया से आप एनर्जी ऑफ रेडिएशन फाइंड कर सकते हैं। इस स्पेसिमेन पे 10 सेकंड तक जब आप रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे तो कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन होगा वो E1 है। और ये एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम से। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। 0.5 ये पर मीटर स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। 10 सेकंड तक आपने फाइंड किया है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड हो गया। सेकंड सोर्स के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 5 इंटू 10, ये 1 एरिया लिया 10 सेकंड तक तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इस इंटेंसिटी वेरिएशन से आपको ये कंफर्म हो गया कि सेम टाइम तक अगर आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन चेंज होता जाएगा। रेडिएशन की इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म होगा। अब इस वर्क फंक्शन के लिए बोथ सोर्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इससे एनर्जी ग्रेटर है बोथ पार्ट के लिए। अब मैंने स्पेसिमेन को चेंज कर दिया, सेम सोर्स के लिए
एक बार वर्क फंक्शन मैंने कंसीडर किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक बार वर्क फंक्शन कंसीडर किया सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस स्पेसिमेन का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी फर्स्ट सोर्स के लिए वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे ही आप यहाँ 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं सेकंड स्पेसिमेन के लिए, ये इवन वैल्यू सेकंड स्पेसिमेन की रिगार्डिंग जो आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, किसी का शायद वीडियो ऑन है, वो आप ऑफ कर लीजिए। इनको रात तो जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 10 सेकंड तक रेडिएशन इंसिडेंट करके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ये लेस होगा तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब these two स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे आप कंपेयर करिए, सेकंड सोर्स के लिए E2 वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है, तो बोथ स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने सेम सोर्स कंसीडर किए I1 I2 जो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, बट अब की बार टाइम को मैंने चेंज कर दिया है, टाइम को मैंने कर दिया 20 सेकंड। अब यहाँ से जो इवन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं 10 सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और यहाँ पे 20 के लिए ये जो E2 वैल्यू है ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बाकी एरिया सेम है, स्पेसिमेन के जो वर्क फंक्शंस हैं phi1 phi2 वो सेम है, तो आप चेक कर सकते हैं इवन वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है। जब B से ग्रेटर है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया, दोनों केस के लिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। E2 वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया। तो जस्ट ये न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको यही शो करना था कि क्लासिकली जो आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप चेक करिए, फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड पे I1 इंटेंसिटी वाले सोर्स से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुए, बट सेकंड स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड तक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अब आपने टाइम सेम रखा 10 सेकंड, सोर्स चेंज कर दिया, सोर्स की इंटेंसिटी चेंज कर दी, और इंटेंसिटी चेंज होने से बोथ स्पेसिमेन से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुआ। अब यहाँ से जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आप 50 में से ये वर्क फंक्शन को जो डिफरेंस करेंगे वो डिफरेंस आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बट बोथ केस में आप चेक करिए क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये जो गिवन एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे डिफरेंस आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं 50 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे आया 46। तो फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे 46 है फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे 1 है। तो आप चेक कर सकते हैं इंटेंसिटी चेंज हुआ और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को, मैंने फ्रीक्वेंसी का कोई रेफरेंस नहीं लिया, सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी कराया और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। आप चेक कर सकते हैं इस सोर्स से भी और इस सोर्स से भी, बोथ सोर्स में इंटेंसिटी डिफरेंट है, बट इंटेंसिटी चेंज होने के बाद भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। आप चेक कर सकते हैं 10 सेकंड पे नहीं हुआ तो 20 सेकंड पे हो रहा है। अगर 10 पे पॉसिबल है तो हो सकता है 5 पे पॉसिबल ना हो, 2 सेकंड पे पॉसिबल ना हो। इसका आप कंपेरिजन करें कितने टाइम तक आप इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन को, किस इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, इससे कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो चाहे आप 1 मिनट के लिए अप्लाई इंसिडेंट रेडिएशन करें, रेडिएशन को इंसिडेंट करें, चाहे 1 सेकंड के लिए करें, चाहे 10 टू पावर -2 सेकंड के लिए करें, चाहे पुअर इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट करें, चाहे स्ट्रॉन्ग का इंसिडेंट करें, कभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मैंने जो एग्जांपल दिया है वहां पे पुअर इंटेंसिटी सोर्स से भी और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी सोर्स से भी ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिमेन के लिए ना हो, तो उस स्पेसिमेन के लिए भी अगर आप मोर टाइम तक इंसिडेंट कर देंगे पुअर इंटेंसिटी सोर्स को, तब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। वो आप चेक कर सकते हैं मैंने इस एग्जांपल में जिन स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड पे पॉसिबल नहीं हुआ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके लिए 20 पे हो गया। तो एक साथ इस एग्जांपल में आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और टाइम डिफरेंस वाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दोनों ही आपको यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं कि वो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं, क्लासिकली वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। सेकंड स्पेसिमेन के लिए जैसे ही आप रेडिएशन डालेंगे 20 सेकंड, ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए 10 सेकंड पे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10 सेकंड तक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, उसके आगे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा है। 12 सेकंड लेटर 12 और 13 सेकंड का टाइम लगेगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, बट 12 सेकंड से लेस टाइम पे आपको इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हुआ। जब आप इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सेकंड तक इंसिडेंट कराएंगे, तब एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये टाइम डिफरेंस 10 टू पावर -9 सेकंड का यहाँ पे इससे लेस आ रहा था, बट यहाँ पे तो 12 सेकंड तो बहुत टाइम डिफरेंस होता है, 1 सेकंड भी सफिशिएंट टाइम डिफरेंस होता है।
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही चेंज करा रहे हैं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा है, जबकि यहाँ पे मेंशन है नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी में थर्ड पॉइंट पे जाइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अभी आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे 46 है, ओनली सिर्फ आप चेंज क्या किया इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो आपको मैंने नोट कराए हैं वो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। ये सभी को कंफर्म हो गया जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपको नोट कराए हैं 1 से लेके 4 तक, वो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में इंक्लूड हो रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ और कहते हैं और ये थियोरेटिकल प्रेडिक्शन क्लासिकली कुछ और कहता है। दीस टू एग्जांपल्स इट मींस जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लासिकली करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हुए, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लासिकली। और जब पॉपुलर थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता है तो आपको किसी अनदर थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको एक्सप्लेन करने की। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे जाने से पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैंने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन बताया। अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में कोई डाउट है तो अपने को अनम्यूट करके विद इन 2 मिनट पूछ सकता है। क्लियर है सर। तो क्वांटम मैकेनिक्स से इसको चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, वहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपने लिखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ जी। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। हाँ जी। तो सर डिपेंडेंसी देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में किस पार्ट पे डिपेंड करेगा, ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स थोड़ी बताया मैंने तो फेलियर्स पे गया हूं। मैंने तो क्लासिक अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स के लिए दिया है। अब वो जी सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ी बताता है, तो वो पॉइंट एक्सप्लेन किया ही नहीं। मैंने तो जस्ट ये बताया उसमें कंट्राडिक्शन कहां पे है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है, मैंने उसकी डिपेंडेंसी शो कर दी, तो कंट्राडिक्टरी हुआ या नहीं हुआ? हां सर, तो वही मैंने एक्सप्लेन किया उस पॉइंट में। मैंने तो फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी बताया नहीं, कैसे डिपेंड करेगा वो क्वांटम मैकेनिक्स बताएगा। क्लियर हुआ? जी सर। अगर इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट आ जाता तो उसमें वायलेशन नहीं होता। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम ये नहीं कह सकते थे कि वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, बट इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। मैंने क्लासिकली न्यूमेरिकल एग्जांपल से इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट शो कर दिया, तो वायलेट हुआ या नहीं हुआ? कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आया नहीं हुआ? जी सर। हाँ ठीक है, ओके। अब क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करें। यस सर। यस सर। तो क्वांटम मैकेनिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स हैं उनमें कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए जिससे क्वांटम मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई करें। तो क्या कांसेप्ट्स की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? एक तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही थी, उसमें आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और रेडिएशन का जो आप वेव नेचर ले रहे थे उसमें आपको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव लाइक वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक पार्टिकल। बट अगर आप फिर से वेव नेचर ले लेंगे रेडिएशन का तो फिर से सेम प्रॉब्लम राइज होगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हुआ, तो उससे डिफरेंट नेचर आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। इट मींस आपको क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंगल कांसेप्ट यूज करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ऑटोमेटिकली पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इंक्लूड हो जाएगा। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन कहां से राइज हुआ? प्लैंक्स के एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। लेफ्ट साइड में एनर्जी ऑफ रेडिएशन है और राइट साइड में n नंबर ऑफ फोटोन है और h न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन अभी आपको मैंने हिंट किया कि फोटोन पार्टिकल है, तो लेफ्ट साइड में ई जो नोटेशन है वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है। जब रेडिएशन की एनर्जी को पार्टिकल के टर्म्स में आप नोट करेंगे दैट मींस पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन आप इंक्लूड कर रहा है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इट मींस इट इंक्लूड द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन and this expression is known as Planck's energy quantization expression. Planck's energy quantization expression. तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इट मींस ऑल वैल्यूज अलाउड नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है एनर्जी एक्सचेंज पे। एच न्यू के मल्टीपल में ही आप यहाँ पे एनर्जी को वेरी करा सकते हैं, एच न्यू, ट्वाइस एच न्यू, 3 एच न्यू। अगर एच न्यू की जो भी वैल्यू है आप 0.5 एच न्यू यहाँ पे नहीं ले सकते, 0.9 नहीं ले सकते, 0.3 नहीं ले सकते। तो एनर्जी एक्सचेंज पे रेस्ट्रिक्शन है। जो रेडिएशन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगा वो ऑल एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे वेरी नहीं करेगा एनर्जी रेडिएशन का। एच न्यू के मल्टीपल में ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इट मींस यहाँ पे जब रेडिएशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन लेंगे क्वांटम मैकेनिकली, दैट मींस इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन के लिए सिंबल पड़ा होगा। तो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मींस इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन
तो आप यहाँ पे कैटेगराइज करने के लिए वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताएंगे या वेवलेंथ बताएंगे। यही पार्ट आप एच सी वाई लैम्डा भी पढ़ते हैं फोटॉन की, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का वर्क फंक्शन आप फाइल ले रहे हैं। वर्क फंक्शन मींस द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron. From the matter. और ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब जैसे ही आप फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज इंटेंसिटी फोटोन इसका रेडिएशन का इंटेंसिटी इस सरफेस पे, इंसिडेंट सरफेस पे आई ले रहा है, तो ये आप अभी जो डेफिनेशन यूज कर रहे थे, जो मैंने हिंट किया कि वो क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली बोथ पार्ट के लिए वैलिड है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मींस एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये ई नोटेशन को आप प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ फोटॉन्स और वन फोटॉन की एनर्जी के टर्म्स में आप नोट करेंगे, तो n h nu डिवाइडेड बाय एरिया और टाइम। अब अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाए, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन फिक्स हो गया, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन का और इमिटेड सरफेस के एरिया, सॉरी इंसिडेंट सरफेस के एरिया पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ फोटॉन भी वेरिएबल है, तो ये n न्यू के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से जब आप इंटेंसिटी का डेफिनेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, तब वो क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन यूज कर लिया, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये पॉइंट्स आपको मैंने हिंट कर दिए। तो इंटेंसिटी अगर ये न्यू फिक्स है, अगर न्यू कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली ये टर्म कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन में मैंने इंक्लूड कर लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सम टाइम नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स हो सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज इंटेंसिटी का वेरिएशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से जब आप इंटेंसिटी वेरी कराएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इस आर्टिकल में हम यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन अगर न्यू फिक्स ले रहे हैं तो दैट मींस नंबर ऑफ फोटॉन वेरी कराना है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मैं कर दूं, क्वांटम मैकेनिकली जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो आपने इंसिडेंट किए 100 और उस 100 फोटॉन से आपके हो सकता है 20 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हो, अगर सफिशिएंट एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट चेंज हो सकता है। बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल को स्टडी करने के लिए, थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए कन्वर्जन रेट 100% है। 100% का मतलब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं थियोरेटिकली वो 100% लेके चल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से जो एनर्जी h nu आप फाइंड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी अगर प्रोवाइड करता है, अगर प्रोवाइड नहीं करता है तो कन्वर्जन रेट 0। तो ये पॉइंट्स को आप क्लियर करेंगे आर्टिकल में, ये बुक में आप पढ़े होंगे, बट हो सकता है वो जो पॉइंट मैंने किया वो नोट ना किया हो, बट इसको अप्लाई कर दिया हो। क्वेश्चन में कन्वर्जन रेट दिया हो सकता है, नहीं दिया है तो 100% लेके चलेंगे। अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो इसमें कन्वर्जन रेट 100% लेके चलेंगे। तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, जब 100% कन्वर्जन रेट लिया तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि h nu फोटॉन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा रेडिएशन तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये एनर्जी ऑफ फोटॉन 2 डिफरेंट वे में यूज होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, जो आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन हिंट कर दिया। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस के आउटर में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा। तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिकली। अब किसी भी एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्क फंक्शन है फाई, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप नोट करें, क्योंकि ये वर्क फंक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब इसको फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये न्यू नॉट भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जिसको आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नोटेशन मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में नोट कराया है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर इसी को वेवलेंथ इक्विवेलेंट बनाएंगे तो HCy लैम्डा थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कांसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये वर्क फंक्शन को फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे और इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, h nu is equal to maximum kinetic energy of ejected electrons plus h nu naught. Then maximum kinetic energy of ejected electron can be written as h nu minus h nu naught. और h कॉमन लेंगे तो ये आपको रिलेशन बनेगा। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे। मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक सिंगल कांसेप्ट यूज किया है क्वांटम मैकेनिक्स का, प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्म एक्सप्रेशन, इसमें रेडिएशन का पार्टिकल नेचर ले रहा है। इस पार्ट से अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे जाएं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन
या आप कंपेयर करें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन न्यू माइनस न्यू नॉट इज नेगेटिव। यहां से इस एक्सप्रेशन से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब चेक करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का सेंस क्या होगा कि जो फोटोन की एनर्जी है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिमिट में जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फोटोन से, वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा जितना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मींस अगर इस लिमिट में कोई आप एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज एच न्यू वैल्यू आप ले रहे हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मोस्टली आपके मोनोवेलेंट मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए जो वर्क फंक्शन का जो रेंज होता है वो 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर कर लिया तो इस लिमिट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एच न्यू की वैल्यू, फोटोन की एनर्जी ऑलवेज वर्क फंक्शन से लेस आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करेंगे तो ये बोथ के डिफरेंस से -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस बनेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बट फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन से इस लिमिट में एनर्जी कितना प्रोवाइड किया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी प्रोवाइड करके अभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इजेक्ट होने से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस है। इट मींस आप इस लिमिट में इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब चाहे आप इंटेंसिटी को कितना चेंज कर लीजिए, इंटेंसिटी को कितना इंक्रीज कर लीजिए, इस लिमिट में फोटोन की एनर्जी एच न्यू अगर एच न्यू नॉट से लेस है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब आप सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने से सिंगल फोटॉन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो सफिशिएंट एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यही आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में, फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाटएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी को आप चाहे पुअर ले लीजिए चाहे स्ट्रांग ले लीजिए, रेडिएशन की एनर्जी पर एरिया पर टाइम तो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ फोटॉन पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी का आपने पर्टिकुलर रेंज लिया जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, चाहे उस लिमिट में कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करेगा इजेक्ट करने के लिए, तो इट मींस देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गया, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट। इसको अनदर वे में भी इंटरप्रेट कर सकते थे आप, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पड़ता है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है। इट मींस अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो दैट मींस पार्टिकल अभी किसी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, उसके आउटर में काइनेटिक एनर्जी आपको या तो जीरो रह सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जहां पे हमें ऑब्जर्व करना है, इजेक्ट होने के बाद हम मटेरियल के आउटर में उसको डिटेक्ट करेंगे, आउटर में ऑब्जर्व करेंगे, बट आउटर में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का सेंस क्या है कि पार्टिकल अभी आउटर में नहीं आया है, वो अभी मटेरियल के इनसाइड में है, और इनसाइड में है इट मींस वो अभी इजेक्ट नहीं हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन आप इंक्रीज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन न्यू नॉट से ग्रेटर है, इस कंडीशन में अपने वर्क फंक्शन फिर से सेम लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इस लिमिट में अगर आप फोटॉन एनर्जी सपोज आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गया। इट मींस सरफेस के आउटर में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पॉजिटिव है। तो जितना मिनिमम चाहिए था उससे आप हायर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलावा भी एनर्जी में कुछ कंडीशन हो सकता है। बट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है, और थर्ड पॉइंट आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया, और इसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने डिस्कस किए, इस लिमिट में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इंटेंसिटी चाहे जो भी ले लीजिए, कितने भी फोटॉन्स आप इंसिडेंट कर लीजिए सेम एनर्जी के, अगर इस लिमिट में फ्रीक्वेंसी है तो सफिशिएंट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन पे जाइए, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएशन है। इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस पार्ट से आप चेक कर सकते हैं। एन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आई पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। अगर एन पे डिपेंडेंसी होता, आई पे डिपेंडेंसी होता तो ऑटोमेटिकली वन का डिपेंडेंसी अनदर को कंट्रीब्यूट कर देगा। बट फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो थर्ड पॉइंट भी क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गया। देखो अभी मैंने जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ग्रेटर देन डिस्कस किया, अब इक्वल टू भी आप चेक कर सकते हैं। न्यू प्लस न्यू नॉट पे सपोज आप एच न्यू वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं और वर्क फंक्शन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था, तो आप चेक करिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ सरफेस पे बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जीरो है बट वो सरफेस पे है। अब कोई चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर उसका साइज सफिशिएंट है तो आप आई से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते आई से। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, और उसके रिगार्डिंग आप फोटो करंट मेजर करके आप ये चेक कर सकते हैं। अगर फोटो करंट नॉन जीरो आएगा दैट मींस वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट था,
मटेरियल तो मोशन नहीं कर रहा, मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन आउटर में ऑब्जर्व हो गए, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे पहले से मोशन कर रहे हो, उसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो वहाँ पे करंट को डिटेक्ट मेजर करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके कंफर्म करेंगे। तो उस केस में जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो तब है जब फोटोन आपने जस्ट इंटरेक्ट, फोटोन से इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कराया, बाकी और कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो फोटोन से इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हुआ कि वो रेस्ट पे मटेरियल के सरफेस पे आ गया। अब कोई और इंटरेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए और मूव करने से उससे करंट राइज हुआ, वो आपका डिटेक्ट हो जाए। इन दोनों कंडीशन में जीरो काइनेटिक एनर्जी पे और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस केस में वो अभी मटेरियल के इनसाइड है। तो यहाँ पे सेकंड भी एक्सप्लेन हो गया, थर्ड भी एक्सप्लेन हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी लेवल का कांसेप्ट इंक्लूड कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल, कोई भी इंटरेक्शन मटेरियल पार्टिकल से हो रहा है तो उसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पास। अब जिस इंटरेक्शन से आप इलेक्ट्रॉन या जो भी मटेरियल पार्टिकल है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर दीज गैप के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हायर लेवल्स में पार्टिकल जंप कर जाएगा और ये ट्रांजिशन का जो टाइम होता है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में या हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, वो 10 टू पावर -8 सेकंड से इस ऑर्डर का या उससे लेस टाइम होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, हो सकता है कि आपको करंट मेजर करने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड 30 सेकंड तक आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़े, और एक्सपेरिमेंट के टाइम के रेस्पेक्ट में जो 10 टू पावर -8 या 10 टू पावर -9 सेकंड है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, बहुत कम है। तो इट मींस ये टाइम डिफरेंस तो है, बट वो टाइम डिफरेंस एक्सपेरिमेंट के टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, इसलिए डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस वहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है। मैंने ये नहीं नोट कराया कि देयर इज नो टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस तो है बट वो टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल है। तो जैसे ही आप एनर्जी लेवल का कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए, फिर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी एनर्जी लेवल्स होते हैं बट मॉडिफाइड हो जाते हैं। फिर जब आप लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेंगे, जब सॉलिड फॉर्म लेते हैं तो वहाँ पे बैंड का कांसेप्ट आ जाता है। तो बैंड थ्योरी में आप चले जाते हैं, बट ऑल केसेस में आप चेक करें एनर्जी में कहीं ना कहीं डिस्क्रीटनेस आती है, और डिस्क्रीटनेस आती है तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं। तो हाईएस्ट कंप्लीटली फिल्ड बैंड से जब एम्प्टी बैंड में पार्टिकल ट्रांजिट करेगा तो वो टाइम डिफरेंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब ऑटोमेटिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स के जब एप्लीकेशंस करते जाते हैं तो फोर्थ पॉइंट ऑटोमेटिकली एनर्जी क्वांटाइजेशन से ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आपको फोटो करंट को कंपेयर करना, और फोटो करंट का मतलब क्या है कि जो करंट अराइज होगा फोटोन से, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन से, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आपको डिटेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व हो रहे हैं, ड्यू टू रेडिएशन, फोटॉन्स। तो हमें करंट फाइंड करना है, फोटो करंट, और करंट का एक्सप्रेशन dq/dt। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने चार्ज फ्लो किया, चार्ज का मोशन लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के प्रोडक्ट से आप चार्ज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है 1.6 × 10 टू पावर -19, बट जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉन मोशन है, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करेगा, ये पार्ट पे आप जाएंगे तो करंट का वेरिएशन आपको पता चल गया। अगर 100% कन्वर्जन रेट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये यूनिफॉर्म वेरिएशन ले लेते तो ये q/t भी आप करंट पड़ता है, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वाला कंसेप्ट आ जाएगा। और ये चेक करिए, अभी इंटेंसिटी पार्ट बताया हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये करंट ऑटोमेटिकली इस पार्ट से इंटेंसिटी डिपेंडेंट हो गया। ये फिफ्थ पॉइंट सभी को कंफर्म हुआ? तो फोटो करंट के लिए आप चेक करिए, कहीं फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं आया, ओनली इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ फोटोन डिपेंडेंसी गया, और नंबर ऑफ फोटोन का डिपेंडेंसी इंटेंसिटी के डेफिनेशन से फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑल 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, जैसे ही आप सिंगल कंसेप्ट यूज करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्वांटाइजेशन आप यूज करते हैं, तो ऑल 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि ये थोड़ा इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, तब हिंट करता है। देखो, जब आप ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे तो 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट आपको करना है। एक तो ये कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बना दूं, अभी कुछ स्टूडेंट्स का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो फिर से यहाँ पे वो हो सकता है क्लियर हो जाए। एक तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डायग्राम बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए या नहीं हुए, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक डायग्राम होगा यहाँ पे फॉर मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। measurement of kinetic energy of ejected electron।
जब डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जा रहे हैं, ये वर्ड गलत हो गया यहाँ पे, डिटेक्शन के लिए डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब जिस पर्टिकुलर मटेरियल आपने कंसीडर किया है उस मटेरियल सरफेस पे आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे और उस रेडिएशन की या फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कराएंगे। अब इस कंडीशन में गए, फर्स्ट कंडीशन में, अब यहाँ पे हमने दीज टू इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, इजेक्ट होंगे। अब इस इलेक्ट्रोड पे अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर लें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए या नहीं हुए। तो इस इलेक्ट्रोड पे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोलरिटी क्रिएट करेंगे। इसको मैंने पॉजिटिव पोलरिटी प्रोवाइड कर दिया और इसको नेगेटिव पोलरिटी प्रोवाइड कर दिया। इट मींस यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के डिटेक्शन के लिए इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इसके रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज करते जा रहे हैं और जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज करेंगे तो न्यू लेस देन न्यू नॉट में आपको यहाँ पे फोटो करंट नॉन जीरो बनेगा। कोई जो फोटो करंट नॉन जीरो होगा इट मींस नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर आएगा फोटो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इजेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन चाहे रेस्ट पे हो चाहे उन पे फोटोन की जैसे काइनेटिक एनर्जी हो, वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा QE, इट मींस माइनस E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो आपको जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये करंट राइज है। ये करंट का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पता चलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आपको इन टाइम में ऑब्जर्व होंगे। आपको यहाँ पे ये फोटो करंट को डिटेक्ट करके, फोटो करंट को मेजर करके कि जीरो है या नॉन जीरो है, आप डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए, अभी जो मैंने कुछ स्टैटिस्टिक पॉइंट के लिए पूछा था इसको एक्सप्लेन करें, तो हमें फोटो करंट को मेजर करना है और फोटो करंट कहां से राइज होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे ये फोटो यूनिट टाइम में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व हो रहे हैं वो करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं और उन फोटॉन्स की एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का मूव करने का टाइम अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको नेग्लेक्ट कर दें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेट ऑफ फोटॉन्स पे मैच करेगा, और जो मैच करेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए करंट वैल्यू, फोटो करंट वैल्यू इंटेंसिटी डिपेंडेंट करता है। ये पार्ट आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी इसका फोटो करंट का वेरिएशन चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंडेंसी पे जाना है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए कि वो इजेक्ट हुए हैं या नहीं, हम फोटो करंट को मेजर करेंगे। अगर फोटो करंट नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, अगर फोटो करंट जीरो हो जाए तो या तो इजेक्ट नहीं हुए या इस सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं। अब मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर से जिस सरफेस पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड पे जिसमें एक्यूमुलेट करना था, अब की बार इस पोलरिटी को चेंज कर देंगे। जब पोलरिटी को चेंज करेंगे तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अब की बार ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रोड के अपोजिट, जैसे अगर बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इधर अगर मूव कर रहे थे तो अब उस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी से इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दें तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आने से पहले ही कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जब स्टॉप हो जाएगा तो जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल को वेरी कराते जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगी वो पहले स्टॉप हो जाएंगे, तो फोटो करंट इस पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लाइक दिस आपको मिलेगा कि इस पे भी नेगेटिव पोलरिटी है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे फोटो करंट, इट मींस ऑल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व नहीं होंगे, फोटो करंट जीरो बन जाएगा। उस इक्विवेलेंट आप काइनेटिक एनर्जी क्यू भी पढ़ते हैं, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे उस पोटेंशियल को चार्ज में मल्टीप्लाई करा के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में मल्टीप्लाई करा के आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्व करें, किस एनर्जी से किस एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्ट होंगे। ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा ईवी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने टू डायग्राम यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, एक काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट के लिए और एक फोटो करंट मेजरमेंट के लिए और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में सिर्फ पोलरिटी का चेंज, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोलरिटी है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोलरिटी है, जिसपे आपको रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उससे अनदर इलेक्ट्रोड की बात है। अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग ऑल पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये प्लॉट ड्रॉ करना है एक इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ये नोटेशंस आपको बताए हुए हैं। देखो एक यहाँ पे जो वर्ड है मैक्सिमम, इसको भी मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ। हो सकता है कि
को कुछ डाउट रहे किसी स्टूडेंट को, अभी मैंने यहाँ पे मटेरियल स्पेसिमेन शो किया हुआ है। इस मटेरियल स्पेसिमेन के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा। अब सेम टाइम पे वो किसी और पार्ट से भी इंटरेक्ट कर सकता था। अब उस इंटरेक्शन में अदर देन फोटोन इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं और यूज हो जाए, एनर्जी डिक्रीज हो जाए उस इंटरेक्शन में। तो वो सारे डिसिपेटिंग फैक्टर्स रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करने लगे। अब इस मटेरियल के इनसाइड में आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन आयन से कॉलिजन कर सकता है। जब कॉलिजन करेगा सरफेस पे आने के लिए तो उसके पाथ में जो भी आएगा उससे कॉलिजन में एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो बाकी सारे डिसिपेटिंग फैक्टर्स को आप एब्सेंट मान के चलेंगे तब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम बनेगा। इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस हम सिर्फ वो डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं जो वर्क फंक्शन के अलावा फोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है। बाकी इससे लेस एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है, इससे हाई एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं। जैसे कहीं पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल एग्जांपल में अगर कहीं पे आता है कि हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर एग्जांपल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी आपको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। बट उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो इस 5 से स्लाइटली लार्ज एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इससे लेस के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये मैक्सिमम लिखा है। तो इसको प्लॉट करना है पहले फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट में और इंटेंसिटी के एस्पेक्ट में। फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट में प्लॉट करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी आपको इस लेसन से कंफर्म है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। आप लोगों ने y cos mx plus c प्लॉट किया होगा, तो इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट आप कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू नॉट के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू नॉट से हायर वैल्यू पे इंक्रीज करते जाएंगे तो लीनियरली इंक्रीज करेगा। अब इससे स्ट्रेट लाइन को अगर आप बैक डायरेक्शन में इंक्रीज कर दें तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट, काइनेटिक एनर्जी एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी को 0 कर दें तो ये माइनस h न्यू नॉट बनेगा। जो रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आप यहाँ पे न्यू को अगर आप 0 करेंगे तो माइनस h न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये ओरिजिन से अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकती? देखो इससे तो ये पता चलता है कि आपको बिलो 10th लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आता। y इक्वल्स हाफ x प्लस 2, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर दिया है तो x इक्वल टू 0 जो आप ओरिजिन की बात कर रहे थे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे आप चेक करिए y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या ये ओरिजिन पे जाएगा y वाला कोऑर्डिनेट? तो जब ये c वैल्यू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नॉन जीरो होता है तो यहाँ से थोड़ी प्लॉट स्टार्ट होता है। अगर ये सिर्फ h नहीं होता तब ये यहाँ से स्टार्ट होता। क्लियर हुआ नहीं? यस सर। और मैंने यहाँ पे एक सेम प्लॉट के लिए सम पोर्शन सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया है, सम पोर्शन डैश लाइन से ड्रॉ किया है। इस इक्वेशन से जब आप मैथमेटिकली प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बना। बट मैंने इसलिए आपको डिफरेंस शो किया कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी शो करते हैं यहाँ पे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली भी पता होता है। और उन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट्स को आप फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे शो करके कनेक्ट करते हैं तो नियरली स्ट्रेट लाइन का आपको प्लॉट बन जाता है। बट न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कोई डेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आप तभी मेजर कर सकते हैं इस डायग्राम में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा हो। बट न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, और जब इजेक्ट नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर थोड़ी कर सकता है। ये तो नोटेशन किसके लिए है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए आप एक्सपेरिमेंटली इस रीजन में न्यू लेस देन न्यू नॉट जो मैंने यहाँ पे शो किया है इस रीजन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो ये थ्योरेटिकल इस एक्सप्रेशन से मैथमेटिकल प्लॉट तो कर लिया बट वो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाता है अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल प्लॉट करने लगते हैं। जब एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल प्लॉट करते हैं तो मान के चलिए कुछ पॉइंट्स लाइक दिस आ रहे हैं, तो आपने जब एक्सपेरिमेंट में किया होगा तो आप मोर लाइन वाले पाथ पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो नियरली आपको स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस शो किया इसलिए कि आप इसको एक्सपेरिमेंटल प्लॉट से रिलेट कर पाएं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई नॉन मटेरियल का आपने स्पेसिमेन लिया, नॉन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इंसिडेंट करते जा रहे हैं, आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया और उससे प्लॉट कर दिया, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। इस स्टेटमेंट में तो किसी को डाउट नहीं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। इस इक्वेशन में dy/dx आप स्लोप पढ़े होंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्लोप चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, ऑल पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यू थीटा मेजर करेंगे, tan थीटा से फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। तो हमें ये न्यू लेस देन न्यू नॉट की ऑब्जर्व तो नहीं हुआ, बट हम इस स्लोप के कांस्टेंट वाले कांसेप्ट से इसको बैक डायरेक्शन जब इंक्रीज करेंगे तो ये मैथमेटिकली और आपने जो ड्रॉ कराए थे वो एक्सपेरिमेंटली भी आपको इस पॉइंट की वैल्यू बता देंगे माइनस h आपको।
जब इस स्ट्रेट लाइन को बैक डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो माइनस एच नी नॉट आ गया, और ये माइनस एच नी नॉट आपको इस क्लॉज से भी नोन हो गया और मटेरियल से भी नोन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वर्क फंक्शन पे आ गई, और फाई बाई न्यू नॉट से आप एच फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली आप ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो लेक्चर का टाइम हो गया ओवर करने का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई